हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का 11वां चैप्टर। इसमें दो टॉपिक मैंने बता दिया था, एक व्रत बता दिया है, एक परवलय पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ व्रत के बारे में। दीर्घ व्रत क्या होता है, दीर्घ व्रत के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अति परवलय। तो चलते हैं दीर्घ व्रत के बारे में पढ़ते हैं। इलिप्स कि दीर्घ व्रत क्या होता है। तो देखिए, व्रत 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 कैसा होता है, ऐसा होता है व्रत। और ये होता है दीर्घ व्रत, ऐसा जिसमें ये इधर का बड़ा हो इधर का छोटा हो, इसका दीर्घ व्रत बोलते हैं। तो चलते हैं दीर्घ व्रत के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो देखिए, दीर्घ व्रत जो देखो, जो दोहरा शंकु बनता था, जो दोहरा शंकु कैसे बनता था, ये होता था स्थिर रेखा होती थी। और ये वाली रेखा को जब मूव कराते थे, मतलब ऐसे ये रेखा थे, जब इसको ऐसे ऐसे घुमाते थे, पूरा घुमा देते थे, तो ये दोहरा शंकु का आविष्कार हो जाता था। मतलब दोहरा शंकु का निर्माण हो जाता था, बन जाता था, दोहरा शंकु बनता था। ये बनता था कि नहीं बनता था ये। अब देखिए, जो प्लेन से काटते थे हम लोग, ये होता था अर्धशीर्ष होता था, जिसको अल्फा कहते हैं। जो हम लोग उससे किससे प्लेन से काटते थे ना, ये प्लेन से काटते थे इसको। तो देखिए, ये प्लेन से इसको ऐसे काटेंगे प्लेन से, ऐसे काटेंगे। तो जो ये कटेगा बीटा, मान लो ये बीटा एंगल पर कटेगा। जब यही बीटा एंगल जो है ये 90 से छोटा हो जाए, और किससे, अल्फा से बड़ा हो जाए और 90 से छोटा हो जाता है, तब जो ये आकार का कटता है उसे दीर्घ व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ व्रत। जब यही एंगल जो जिस एंगल पे काटे वही एंगल 90 से छोटा और ये जो अल्फा है इससे बड़ा हो जाए, तब ये दीर्घ व्रत का आकार ले लेता है। तो ये इसी को दीर्घ व्रत कहते हैं। तो देखिए, जो अब दीर्घ व्रत की परिभाषा देखते हैं कैसा, मतलब कैसे होता है। तो मान लो ये है दीर्घ व्रत, ये क्या है, ये दीर्घ व्रत है। ठीक से बन नहीं रहा है, मान लो ऐसे ही था। अरे देखिए, ऐसे ये एक सच हुआ, ये सिस्टम बना लेते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, ये है। तो देखिए, दीर्घ अक्ष की परिभाषा बताना है ना। तो देखिए, यहाँ पे दो स्थिर बिंदुएं होती हैं, जिसे नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका दीर्घवृत्त की नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। और जो ये वाला अक्ष होता है, ये वाला अक्ष होता है, इसको बोलते हैं दीर्घाक्ष। क्या बोलते हैं, दीर्घाक्ष बोलते हैं। मतलब कि दीर्घवृत्त का बड़ा वाला अक्ष दीर्घाक्ष, और जो ये वाला अक्ष होता है इसको बोलते हैं लघु अक्ष। क्या बोलते हैं, लघु अक्ष बोलते हैं। लघु अक्ष बोलते हैं मतलब छोटा वाला, लघु अक्ष बोलते हैं। और ये जो होता है, जिस बिंदु पर होता है, इसको वो शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष बोला जाता है इसको। ये हुआ, शीर्ष बोला जाता है, ये हुआ। और ये जो होता है इसको केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ये पता है इतना। अब देखिए, जो मान लो एक बिंदु यहाँ पे पी रहा होगा, अब जो इसकी ये नाभियों से दूरी है, ये जो
नाभियों से दूरी है, इसका जो योगफल मान लो ये S1 है और ये S2 है। ये तो S1 S2 मानो, नहीं तो C1 C2 मान लो, ये C1 है ये C2 है, केंद्र है। तो जो ये जो बिंदु है इससे जो नाभियों का दूरी के योगफल है ये एक नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। ये नियत होता है। तो इसी से परिभाषा बनती है कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिससे स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योगफल नियत होता है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिससे निश्चित बिंदुओं की दूरियों का योगफल, जिससे निश्चित बिंदुओं की दूरियों का योगफल नियत हो उससे ही क्या बोलते हैं? परवलय बोलते हैं। तो ये हुआ परवलय हुआ। तो देखिए ये मान लो ये यहाँ पर पूरी A लंबाई रही होगी इतनी, और इसकी भी A रही होगी, और यहाँ से केंद्र की C रही होगी, और यहाँ पे B, ये केंद्र तक ये C रही होगी, और ये यहाँ पे B रही होगी, इसकी यहाँ जो YH है इसकी B रही होगी। तो देखिए ये B रही होगी, ये है ना। तो जो यहाँ पे दीर्घाक्ष है, यहाँ से इतना A मिला के 2A होगा ना। जो दीर्घाक्ष है वो क्या है? दीर्घाक्ष है वो 2A है। अब देखो दीर्घाक्ष मतलब अब जो अर्ध दीर्घाक्ष है वो कितना होगा? देखो जो पूरा है वो 2A है, तो आधा कितना होगा? A है। तो जिसे बोलते हैं अर्ध दीर्घाक्ष वो कितना होगा? 2A/2 मतलब A होगा। अब इसी प्रकार जो लघु अक्ष है वो कितना है? लघु ये भी है मिला के 2B हुआ। तो लघु अक्ष कितना है? 2B है। तो अब अर्ध लघु अक्ष कितना होगा? मतलब पूरा 2 है, आधा कितना 1 होगा। मतलब कि ये भी है, आधा कितना होगा? B होगा। तो अर्ध लघु अक्ष कितना होगा? 2B/2 मतलब B होगा। ये हुआ। अब चलते हैं ये देखने की A, B और C में मतलब संबंध क्या होता है इसका? क्या संबंध? तो ये परिभाषा आप लोग मतलब ठीक से पता है ना। जो देखो ये केंद्र होता है, यहाँ पे जो होता है सेंटर उसको केंद्र बोलते हैं, और जो ये वाला अक्ष होता है इसको दीर्घाक्ष बोलते हैं, और जो ये वाला होता है उसको लघु अक्ष बोलते हैं, और दो स्थिर जो बिंदु होता है उसको नाभि बोलते हैं, और जो काटता है जहाँ पे ये मतलब जहाँ काटता है उसको शीर्ष बोलते हैं। ये हुआ। अब चलते हैं देखने की ABC में जो संबंध होता है वो क्या होता है? ABC में संबंध, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब चलते हैं ABC में संबंध देखते हैं। जो संबंध है ना ABC में वो बहुत काम आता है। मतलब कि जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को A B पता रहेगा, C नहीं पता रहेगा उससे निकालेंगे, वहीं से निकाल लेंगे। अगर B पता है C पता है तो A निकाल लेंगे, तो वो जरूरी होता है। तो देखते हैं A B C में संबंध। तो देखिए क्या होगा। मान लो ये है दीर्घाक्ष है, दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त है, और ये एक अक्ष है मतलब y अक्ष है, और ये एक अक्ष है। यहाँ से यहाँ तक लेगा A है, और यहाँ से यहाँ तक लेकर B है, यहाँ से यहाँ तक की B है, और ये B है, और ये
क्या है, ये केंद्र है जिसकी यहाँ से सी है। तो देखो यहाँ से सी है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है और ये सी है तो सी कॉमा 0 होगा। और ये जो हम लोग केंद्र माने थे वो C2 है और यहाँ से यहाँ तक भी सी है तो इसका वो क्या होगा निर्देशांक, माइनस की तरफ है, -x है तो -c, 0 होगा। और ये C1 है और मान लो यहाँ पे कोई बिंदु P रहा होगा, P है, P रहा होगा। अब हम लोगों को पता है और ये शीर्ष है, क्या है ये शीर्ष है, क्या है ये शीर्ष है ना, शीर्ष मान लो ये A है और ये P है ही है और ये C है। तो देखिए अब जो हम लोगों को पता है कि जो एक बिंदु होगा उससे केंद्रों के बीच की दूरी का योगफल बराबर होगा, तो ये वाला होगा। और P और C से हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए जो P C1 है, ये C1 है, ये C2 है, वो प्लस P C2 के योगफल के बराबर होगा। और ये वाले बिंदु C C1 मतलब C C1 और प्लस C C2 ये बराबर होगा योग के, मतलब कि जितने भी बिंदु यहाँ पे पाए जाएंगे, मान लो कि ये एक दीर्घवृत्त है और यहाँ पे ये है, ये नाभि है, दो नाभि है, ये है C1 और ये C2। यहाँ पे एक बिंदु A है, यहाँ से इसके दूरी के योगफल इसके दूरी के योगफल क्या होगा, AC प्लस AC1 प्लस AC2 ये होगा। और ये बराबर होगा, अगर यहाँ पे भी B पॉइंट है, इससे इस नाभियों के दूरी के योगफल क्या होगा, BC1 और प्लस BC2। अब मान लो यहाँ पे कोई बिंदु C रहा होगा, इसके इस नाभि के दूरियों का योगफल क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2 ये हुआ। ये सब इसका मतलब ये मान लो D है तो इसके यहाँ से इसकी दूरी को योगफल सब बराबर होते चले जाएंगे और वो मतलब नियत आएगा बाद में, क्या आएगा, नियत आएगा। तो देखिए जो ये इसी प्रकार यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये मतलब ये वाला बिंदु लिया, एक ये वाला बिंदु लिया, इसके नाभियों का दूरियों का योगफल, नाभि की दूरियों का योगफल जो होगा वो नियत आएगा। तो देखिए ये बिंदु यहाँ नहीं रहेगा, ये बिंदु यहाँ नहीं रहेगा, ये बिंदु यहाँ रहेगा, इस पर रहेगा, ये C1 है, ये है C2। तो जो इसका निर्देशांक क्या होगा, वो क्या होगा, y जब x का मान 0 होता है और b है ये होगा। अब देखो P C1 क्या होगा, मतलब P और C1 के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी सूत्र पता है, ये x1 y1 है, x2 y2। तो क्या होता है x मतलब 0 माइनस प्लस c का स्क्वायर और प्लस b और माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस PC2 बीच की दूरी। तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो क्या होगा 0 माइनस c का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा b माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट में ये होगा। और ये बराबर इसको इधर लिखते हैं। अब C1 मतलब C और C1 के बीच की दूरी क्या होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक लेकर A है और यहाँ से यहाँ तक भी ये यहाँ से यहाँ तक लेकर C है, यहाँ से यहाँ तक लेकर A है और यहाँ से यहाँ तक C है। तो A प्लस C होगी ना, A प्लस C ही तो होगी, A प्लस C होती है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक दूरी लेनी है तो यहाँ से यहाँ तक A है पूरी है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक C है तो A प्लस C हुई। अब प्लस C और C2 बीच की दूरी क्या होगी, C और C2। देखो ध्यान से देखिएगा, एकदम मतलब एकदम इजी है, इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, एकदम इजी है ये। तो देखिए C2 बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की क्या है A है और C निकाल देंगे तो कितना बचेगा, A माइनस C बचेगी, जो इसके बीच की दूरी होगी A माइनस C बचेगी। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से C स्क्वायर और यहाँ से B स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस यहाँ से देखिए ये C स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर अंडर रूट में बराबर, इससे C से C कैंसिल 2A होगा ना, 2A हुआ। अब देखिए ये सेम है, ये सेम है तो 2 अंडर रूट C2 प्लस C स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर और ये 2A है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो A इस तरफ ले लेते हैं बराबर
अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये वर्ग से रूट हट जाएगा तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो ए बी सी का वो आया संबंध यही होगा, यही होगा ए बी और सी के बीच में संबंध यही होगा। अब देखो मतलब अगर बी और सी दिया रहेगा ए निकालेंगे और ए और सी दिया रहेगा बी निकालेंगे, तो ए सी दिया रहेगा बी निकालेंगे, तो ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे हम लोग यही वाला इक्वेशन लगा के निकालेंगे। ये वाला इक्वेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला आप लोग लिख लीजिए, ये होगा। अब चलते हैं कि पर इसका क्या बोलते हैं, इसको दीर्घवृत्त का इक्वेशन निकालेंगे, दीर्घवृत्त का इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए दीर्घवृत्त का इक्वेशन निकालेंगे, यही वाला वो होगा, मतलब इसको इरेज कर रहे हैं बस, यहाँ पे जो हो इरेज भी कर दे रहे हैं, इसको भी फिर से बना लेंगे हम लोग फिर से बना लेंगे। तो अब चलेंगे किसमें, दीर्घवृत्त का समीकरण निकालेंगे कि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है। क्या निकालेंगे, दीर्घवृत्त का समीकरण, पहले दीर्घवृत्त हम लोग बना लेते हैं। तो ये है एक दीर्घवृत्त है, ये क्या है, ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है कि नहीं। अब देखिए ये है एक्स वाई एच और ये एक्स एच है, यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या होती थी, ए होती थी और ये दो नाभियाँ हैं, इसके बीच की सी है और ये भी सी है, यहाँ से यहाँ तक लेकर ए होती थी, ये बी है, ये भी बी है, ये नाभि क्या होता है C1 C2 लिया था। अब यहाँ पे कोई बिंदु Q ले लो, Q ले लिया। अब इसके बीच की दूरी के योगफल क्या होता है, जो होता है, और ये C है, तो ये A है, ये B है, मतलब C है, मान इसको A। तो देखिए अब जो हम लोगों को पता है वो क्या है, Q C1 के बीच की दूरी और Q C2 बीच दूरी के योगफल जो नियत होता है, तो यहाँ पे Q C1 और प्लस Q C2 ये हुआ। अब ये बराबर क्या होगा, अब सी वाला भी ले लो, सी C1 के बीच की दूरी, सी C2 के बीच की दूरी, सी C1 प्लस सी C2 ये हुआ। अब ये क्यू का निर्देशांक यहाँ पे मान लो कि x, y रहा होगा, क्या x, y रहा होगा। तो देखिए मतलब हाँ ये हुआ, ये थोड़ा गोला टाइप बन गया, लेकिन ये बड़ा हो, ये मतलब जो दीर्घवृत्त होगा इसकी लंबाई बड़ी होगी, इसकी छोटी होगी, तो ये ऐसे बनेगा, अंडाकार जिसे बोलते हैं ना, अंडाकार बनेगा। तो ये हुआ। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे Q C1 के बीच की दूरी क्या होगी, इसका निर्देशांक कितना है और इसका कितना होगा, -c,0 होगा, और इसका कितना होगा, c,0 होगा, क्योंकि x का मान ये है और x अक्ष पे y का मान 0 होगा, तो ये होगा। तो देखिए ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2, तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस और x1 कितना, x2 कितना है माइनस सी है, तो यहाँ पे प्लस सी इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y कितना है, यहाँ पे y है और ये 0 माइनस 0 का स्क्वायर होगा अंडर रूट में। अब यहाँ देखेंगे Q C2 ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो लगाओ क्या होगा, प्लस x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये होगा। अब बराबर C1 कितना होगा, C1 कितना होगा, यहाँ तक का a है, यहाँ तक का c, तो a प्लस c होगा, और प्लस C2 कितना होगा, यहाँ तक a है, a में से c निकाल देंगे तो इतना बचेगा, तो a माइनस c। देखिए मतलब इसको ध्यान से मतलब पढ़िएगा एकदम सही, मतलब इसमें समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे में मतलब रटना पड़ता है ना, तो अच्छे इसको पढ़िएगा कि हमको रटना ना पड़े। तो ये हुआ। अब देखिए इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस सी का स्क्वायर, और ये क्या होगा y स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर 2a है ही, अब ये माइनस में आएगा इतना x माइनस सी का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस y स्क्वायर अंडर रूट में। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करो, वर्ग क्या होगा, जब इधर वर्ग करोगे तो ये हट जाएगा, तो x प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर
इधर वर्ग करोगे तो क्या होगा 2a माइनस अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी वर्ग करो, ये हुआ। तो देखो अब एक्स प्लस सी का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, ये होगा। और यहाँ पे वाई स्क्वायर है ही बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, तो ए इसका मतलब 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब ये क्या होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स माइनस ये क्या है सी है ना, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए -2ab, तो -2 इंटू ए कितना है 2a इंटू बी कितना है अंडर रूट एक्स माइनस सी का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये है। दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ ये है। अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल होगा, y से y को कैंसिल कर दो, और इसमें जब x देखो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx बराबर 4ax, अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 2 दूना 4a, और ये अंडर रूट में एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स और सी भी कैंसिल हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये इधर माइनस में है, ये इधर प्लस में आ जाएगा, तो कितना होगा देखो 2cx है, और यहाँ पे 2cx क्या हो जाएगा 4cx हो जाएगा, और बराबर यहाँ से 4a स्क्वायर और यहाँ माइनस 4a अंडर रूट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो 4 4 4 सब में है 4 4, तो 4 4 कॉमन लेकर हटा दो, तो क्या होगा यहाँ से सी एक्स हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर माइनस ए, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो ये अब ये इधर प्लस में इधर है माइनस में, तो कुछ इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर दे कुछ, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये दीर्घवृत्त को इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। ये हुआ ना। अब देखिए ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या होगा सी एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या बचा माइनस ए, और अंडर रूट में एक्स माइनस सी का स्क्वायर बचा और प्लस वाई स्क्वायर बचा, ये बचा। आप देखिए फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इसका रूट ही हट जाएगा, तो देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हुआ। तो देखो वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा सी एक्स माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर पहले से है और इसका फिर वर्ग करोगे तो वर्ग 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2 इंटू ए मतलब इतना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बराबर में अब ये इसका पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2xc हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये इधर मतलब इधर ये मतलब गुणे में इसको इसमें पूरा गुणा कर दो, तो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस सी एक्स ए स्क्वायर, अब बराबर इसको अंदर गुणा करो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पे होगा इसको इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नहीं इसको बराबर में इधर लिख रहे हैं, तो क्या होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसका इसमें करो तो माइनस 2xc ए स्क्वायर, और इसका इसमें करो प्लस ये वाई स्क्वायर है ना ए स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर है ना ये। तो देखिए ये इधर माइनस में सेम है इधर माइनस में सेम, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ए की पावर 4, और ये बराबर क्या होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए क्या
इसको इधर उठा लाओ, इसको इधर उठा लाओ, तो क्या होगा x⁴ और ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में c² बराबर ये है x² और ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में c²। डरने का नहीं, बिल्कुल ना, बिल्कुल डरने का नहीं, मेरे साथ चलने का, समझ में पूरा आने का। ये हुआ और बराबर और ये प्लस में ये बचा ना y², ये हुआ। अब देखिए ये इन दोनों में से क्या कॉमन है, a² कॉमन है, तो और यहाँ पे क्या बचा a² माइनस c², ये बचा बराबर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक x² कॉमन है, कॉमन दिख रहा है ना, x² क्या बचा a² और यहाँ से c² बचा और प्लस a² y²। बिल्कुल डरने का नहीं बच्चों। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग a² और a² प्लस c² से पूरे में भाग करते हैं, पूरे में क्या करते हैं, भाग करते हैं, जगह नहीं बचने का कुछ। तो देखो भाग करोगे यहाँ तो a² x² माइनस c² से भाग करेंगे, तो इसमें भी भाग कर दो, a² माइनस c² से भाग करेंगे, यहाँ पे भी a² माइनस c² से भाग करेंगे। तो देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे कर दे रहे हैं, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इसमें इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ तो x² अपन a² बचेगा और प्लस a² से a² कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा y² अपन a² माइनस c²। अब देखिए जो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्या बताया था मैंने आप लोगों को पिछले वाले टॉपिक में a b c में संबंध बताया था, वो क्या था, a² बराबर b² प्लस c² था। अब यहाँ से a² माइनस c² का मान निकालो, a² ये हुआ प्लस में इधर आएगा माइनस में c² बराबर b² आएगा ना, तो इसकी जगह पे हम लोग b² लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं, चूंकि a² माइनस c² बराबर b² ये होता है, तब इसलिए हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बराबर x² अपान a² और प्लस y² अपान b², ये होगा, यही हुआ दीर्घवृत्त का समीकरण। क्या हुआ, ये देखिए बच्चों, डरने का बिल्कुल नहीं है, मेरे साथ चलने का, सब पूरा अच्छे समझ में आने का। तो ये हुआ ना, अब खत्म हो गया दीर्घवृत्त का पूरा टॉपिक, खत्म हो गया। देखो ये निकलवा दिया ना सबका। अब इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तो इरेज कर रही है इसको, कुत्ते बहुत भौंकते हैं यहाँ पे। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा और मेरे साथ ही चलिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये सब कुछ है नहीं इसमें, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते रहिए तो पूरा वही आ जाएगा, कैलकुलेशन है बस, और कुछ है नहीं इसमें। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में से बुक में से ही देख लेते हैं, बुक में से ही देख, कोई क्वेश्चन मिल जाए। हाँ देखिए, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके दीर्घांश की लंबाई, दीर्घांश कितनी रहती थी, दीर्घांश 2a रहती थी कि नहीं, 2a रहती थी, वो 20 दिया हुआ है। दीर्घांश मतलब दीर्घांश दिया हुआ है, दीर्घांश दिया हुआ है, 2a मतलब 20 दिया हुआ है। अब नाभियाँ दो नाभियाँ रहती हैं कि नहीं, 2 नाभियाँ रहती हैं, तो नाभियाँ कितनी दी हुई हैं, नाभियाँ कितनी दी हुई हैं, लिखा ही नहीं मैंने, 0 प्लस माइनस 5 ये दी हुई है, यही दी हुई है ना जी, यही दी हुई है। तो देखिए जो दीर्घांश होता था वो क्या होता था, दीर्घांश बताइए क्या होता था, 2a होता था कि नहीं, 2a होता था, वो दिया 20, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 20/2 मतलब 10, ये हुआ a की वैल्यू 10 निकली। अब जो नाभियाँ हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी, c हुआ करती नहीं, मतलब c लिए थे ना, तो c हुआ करती थी। देखिए हाँ, उस वाले में जो हमने बताया था दीर्घवृत्त, वो ऐसे था, तो यहाँ पे नाभियाँ हुआ करती थी, ये c,0 हुआ करती थी, ये मतलब -c,0 ये c,0 हुआ करती थी, ये हुआ करती थी। अब यहाँ पे 0,
कुछ दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, मतलब कि ये जो बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, ये दीर्घवृत्त जो है ऐसे बना हुआ है। तो ये यहाँ पे y का मान ही तो निकलेगा 0,5, यहाँ पे 0,-5 रहा होगा, यहाँ पे 0,5 रहा होगा। तो यहाँ पे जो नाभियाँ बनी वो 0,+-5 बनी थी। यही है, नहीं तो आप लोग सोचो कि गलत बता दिए हम, गलत नहीं है। ये ऐसे, ये वाला दीर्घवृत्त ऐसे रहा है, तो ये हुआ। अब क्या कहते हैं, ये c की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू 5 दी हुई है, ये दी हुई है। अब जो हम लोगों को पता है समीकरण क्या होता था, ये होता था b² = 1, ये होता था। अब यहाँ पे हम लोग को b का मान तो पता है, लेकिन a का मतलब इस a का मान तो पता है, लेकिन b का मान नहीं पता। हम लोग को a और b पता हुआ है, तो जो हम लोग निकाले थे क्या, संबंध जो निकाले थे, अब इसी में रख के b का मान निकालेंगे। तो a का मान कितना है, 100 है, 100 का स्क्वायर और बराबर b का स्क्वायर। तो निकालना हुआ है c कितना दी हुई है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से b का निकालो, तो 100 - 5 × 25 बराबर 20 का। तो क्या होगा 5, और ये यहाँ 9 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 1 2, तो 7 आ जाएगा। तो जो b² का मान निकला वो 75 निकला। तो यहाँ पे a का मान कितना है 10 है, मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस y² और b² का मान यहाँ से कितना निकला 75 निकला, बराबर 1। यही है, देखो ये यहाँ पे काम कर गया कि नहीं, काम कर गया। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ। अब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.3 जिसमें दीर्घवृत्त दिया है, दीर्घवृत्त के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।